एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 हिंदी विषय मल्हार पुस्तक के पाठ 5 को। पाठ का नाम है नहीं होना बीमार। पाठ को हम पढ़ें इससे पहले आइए इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर पाठ के अंत में लेखक से परिचय दिया गया है। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियां पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियां हैं, हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योतिरथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं। तो यह जो पाठ है नहीं होना बीमार, इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, जिन्होंने बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं, जिसमें कि प्रमुख कहानियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। 1947 में इनका जन्म हुआ और 2000 में इनकी मृत्यु हुई। अब आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गईं, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गईं और हाल चाल पूछने लगीं। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों की धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। तो लेखक कहते हैं कि एक बार उनकी जो नानी जी थी वह उनको लेकर अस्पताल गईं, क्योंकि उनके सुधाकर काका बीमार थे और वह अस्पताल में भर्ती थे और लेखक इससे पहले कभी भी अस्पताल नहीं गए थे। तो यह उनका पहला एक्सपीरियंस था अस्पताल जाने का, जहाँ पर उन्होंने देखा कि अस्पताल जो है वह बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है। वार्ड में सब पलंग एक साथ लगे हुए हैं और खिड़कियों पर हरे पर्दे हैं। सब पलंग पर सफ़ेद चादरें बिछी हैं, लाल कंबल हैं। बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई और शांति भरा माहौल है। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया और काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारों के भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। तो लेखक ने देखा कि वहाँ पर एक नर्स आई और उसने काका जी को दवा खिलाई और इसके बाद नानी जी ने काका को साबूदाने की खीर खिलाई। तो यह सब देखकर लेखक ने सोचा और वह मन ही मन सोचने लगा कि काका के तो बड़े ठाठ हैं, बड़े मजे हैं, कुछ करना नहीं है, आराम से बिस्तर पर लेटे रहना है। और यह विचार लेखक के मन में आया कि पता नहीं मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा, मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है।
नानी जी चली गईं। तो एक दिन की बात है कि लेखक का मन स्कूल जाने का नहीं था और उन्होंने होमवर्क भी नहीं किया था। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्यों ना आज मैं बीमार पड़ जाऊं। लेखक ने भी बहाना बनाया कि आज मैं बीमार हूं। और जब नानी जी उठाने आई तो उन्होंने कहा कि मुझे बुखार है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है और मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुभव लगाता रहा। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागीं। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। तभी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया? तो उस दिन लेखक उठे नहीं और रजाई में पड़े पड़े ही घर में जो कुछ हो रहा था उसका अनुमान लगाते रहे, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वह लगभग रोज एक जैसा ही रहता है। सभी को अपने काम पर जाना होता है। तो लेखक अनुमान लगा रहे थे कि अभी मामा जी नहा कर निकले होंगे, अभी मौसी नहा कर निकली होगी और अभी तैयार हुए होंगे, अभी मुन्नू क्या कर रहा होगा। तो इन सब चीज़ों का अनुमान लगाते रहे कि अभी ये लोग किस तरह से तैयार होकर के और सब कैसे चले गए। फिर उनको नींद आ गई यह सब देखते और सोचते हुए, और वह सो गए। और बाद में नाना जी आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए कहा। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा हाथ छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इसी बीच नानी जी भी आ गईं। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है। थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था। तो जब लेखक के नाना जी आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो लेखक नाटक करते हुए बोले कि मुझे बुखार आ गया है। नाना जी ने माथा छुआ, पेट छुआ, नब्ज देखी और बोले कि बुखार नहीं है। तो लेखक को क्योंकि अपनी बात साबित करनी थी, अपने आप को बीमार साबित करना था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, थर्मामीटर लगा कर देखिए। क्योंकि लेखक को पता था कि थर्मामीटर अगर लगा लिया तो नाना नानी को थर्मामीटर चेक करने नहीं आता और मामा मौसी में थे नहीं। तो इसलिए चालाकी से लेखक ने कहा कि ठीक है, आप थर्मामीटर लगाकर देख लो। लेकिन घर में ढूंढा गया, थर्मामीटर मिला ही नहीं। तो शायद लेखक के घर में जो थर्मामीटर था वह कोई मांग कर ले गया था। फिर नाना जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया। तो थर्मामीटर तो मिला नहीं। तो नाना जी ने क्या किया, एक पुड़िया दी, दवाई की पुड़िया, और कहा कि खा ले। क्योंकि उस समय, जबकि यह कहानी है, उस समय बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल और सुविधाएं नहीं थीं। तो लोग जो देसी इलाज है, जो घरेलू उपचार होते थे, काढ़ा वगैरह, उसी से छोटी मोटी चीज़ों का उपचार कर लेते थे। और मामला अगर बहुत गंभीर होता था तो अस्पताल तक जाते थे। तो नाना जी को ऐसा कुछ गंभीर दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने घरेलू उपचार किया, दवाई की पुड़िया दी और काढ़ा इत्यादि दिया, और साथ में यह हिदायत भी दी कि आज इसको कुछ खाने को मत देना, क्योंकि लेखक ने कहा था कि मेरे पेट में भी दर्द है। तो नाना जी ने कहा कि आज इसको कुछ खाने को मत देना दिन भर, और फिर हम शाम को देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद फिर लेखक को नींद आ गई। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो, लेटे ही रहना था। अब थोड़ी देर बाद जब सोकर लेखक उठे तो उनका बड़ा मन हुआ, क्योंकि कितना इंसान सोएगा, बीमार तो वो सचमुच थे नहीं, बहाना कर रहे थे। तो उनको बड़ी उबन सी लगी और उनका मन हुआ कि मैं बाहर निकलूं और अपनी गली में देखूं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आसपास के जो दुकानदार हैं वह क्या कर रहे हैं। इस तरह से उनकी इच्छा हुई, लेकिन वह बाहर नहीं जा सकते थे
क्योंकि उन्होंने बहाना बनाया था कि मैं बीमार हूँ और उनकी मजबूरी थी, भले ही ऊब रहे हों उनको अब लेटे ही रहना था। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगी कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी, वो कह रहा है कि भूख लगी है। और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। बात क्या हुआ कि नाना जी आए और उन्होंने हाल चाल पूछा कि सिर दर्द कैसा है। लेखक ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने दवाई की एक पुड़िया और खिला दी। इसके बाद लेखक को बहुत ज़्यादा भूख लगी, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। उन्होंने सोचा था कि मुझे अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो फल मिलेगा, साबूदाने की खीर मिलेगी, लेकिन यह सब तो नाना जी सुबह ही मना कर दिए थे। उन्होंने सीधा कहा था कि आज कुछ खाने को नहीं देना। तो लेखक मनी मन सोचने लगे कि अगर नानी जी से जाकर कहूँगा भी कि मुझे भूख लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वह कहेंगी कि दूध पी लो, या फिर चली जाएंगी नाना से पूछने कि कह रहा है कि भूख लगी है, और नाना फिर वही कहेंगे कि कुछ मत खाने को दो, पेट खाली रहेगा तो तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी, सारे विकार शरीर के दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी तक लेखक को कुछ भी खाने को नहीं मिला, और उसने जो सोचा था कि बीमार पड़ूंगा तो साबूदाने की खीर खाऊंगा, फल खाऊंगा, उनका यह सपना भी टूट गया। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाना ही ठीक रहता। सजा मिलती तो मिल जाती, कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा लगती भी तो खाने की चीजें ही दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुझिया सिर्फ होली, दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? तो लेखक मनी मन सोच रहे कि इससे अच्छा होता कि मैं स्कूल चला जाता। अगर सजा मिलती भी, क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया था, तो उसकी अगर सजा भी मिलती तो क्या होता, मिल जाती। लेकिन अच्छा होता कि जब रिसेस होती, खाने का समय होता, तो ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगा हुआ अमरूद खाते। ऐसा सोचते सोचते उनको फिर से थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, लेकिन भूख की वजह से उनको नींद भी नहीं आ रही थी। उनको सिर्फ खाने के ख्याल आ रहे थे। गर्मा गर्म कचौड़ी दिखाई दे रही थी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, और सबसे ज़्यादा साबूदाने की खीर, क्योंकि साबूदाने की खीर के चक्कर में ही उन्होंने यह बहाना बनाया था। तो वह सोचते हैं कि यह जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गुझिया सिर्फ होली और दिवाली में बनती है, पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा में बनती है, तो इसी तरह से जब कोई व्रत रहता है तब साबूदाने की खीर बनाता है, या फिर कोई बीमार पड़ता है तब साबूदाने की खीर बनती है। तो लेखक सोच रहे थे कि ऐसा क्यों, जब मन हो तब क्यों नहीं खा सकते? क्या कोई बनाने को मना करता है? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे, और शाम को, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे, और मैं बिस्तर पर पड़ा झक मार रहा होऊंगा। अकलमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआंसा हो गया। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज आ रही है। शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा, और मुझे सोता जानकर लौट गया होगा। अब जो है, लेखक बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए थे, और वह सोच रहे थे भला कोई पूरे दिन कैसे लेटा रह सकता है। अब पूरा दिन तो हो गया, शाम को क्या होगा? नाना जी फिर बाहर नहीं निकलने देंगे,
सब बच्चे खेल रहे होंगे और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पड़ा रहूँगा। तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बोरियत हो रही थी। तो वह मन ही मन अपने ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि चलो और बनो अक्लमंद और बनो बीमार। अगर जो है बीमार नहीं बने होते तो खाने को भी मिलता, बाहर जाने को भी मिलता। और इसी बीच में उन्होंने सुना कि बाहर जो है आवाज़ें हो रही हैं। शायद जो मुन्नू था वह स्कूल से लौट आया था और सभी खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ें आ रही हैं। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। अब लेखक मनी मन सोच रहे हैं, क्योंकि उनको खाने की आवाज़ें आ रही थी तो उनको लग रहा था कि हाँ सब खाना खा रहे हैं, लेकिन मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि नाना जी का कहना है कि अगर भूखे रहोगे तो सारे विकार निकल जाएंगे, भले ही इस विकार के चक्कर में शिकार हो जाओ। यानी कि अब वो उन्हें इतना ज़्यादा भूख लगी थी कि भूख के शिकार वो हो चुके थे, और चूँकि बीमार तो वो थे ही नहीं, तो उनको यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी। अब लेखक मनी मन सोच रहे हैं कि आज क्या खाना बना होगा। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। बघार का अर्थ होता है छौंका। दाल में जो छौंका लगाया जाता है उसे कहते हैं बघार। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में जरूर बम्बई वाले चाचा जी भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ही ना हो। भुक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुठन में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो तरह तरह की बातें सोचते हुए कि आखिर आज खाने में क्या बना होगा, आखिर में लेखक से नहीं रहा गया। तो वह उठकर धीरे धीरे जाकर उन्होंने दरवाजे के बाहर झांका तो देखा दाल चावल और तली हुई हरी मिर्च बनी है, और साथ में उनका जो भाई था मुन्नू, वह जो है आम चूस रहा था। तो यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा कुठन हो रही थी उनको, क्योंकि वह पूरे दिन से भूखे थे। उनका भी मन कर रहा था कि मैं जाकर के खा लूं, लेकिन वह नहीं खा सकते क्योंकि उन्होंने बहाना बनाया था। और इसके बाद लेखक ने कभी भी स्कूल जाने के लिए बीमारी का बहाना नहीं बनाया, क्योंकि लेखक को यह बात समझ में आ गई कि बीमार होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो यह था पाठ नहीं होना बीमार। इससे संबंधित अभ्यास को हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को हाइप करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।